बीजों की रिश्तेदारी आपके लिए एक नई बात हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश के बघेल खंड में बीजों की रिश्तेदारी कई गांवों के बीच आम होती जा रही है। बीजों को सहेज कर खान पान की सदियों पुरानी विरासत को लौटाया जा रहा है। इलाके में काम करने वाली एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था ने लुप्त हो चुके धान की किस्मों को इकट्ठा करने का जो बीड़ा उठाया था, इधर कुछ ही सालों में अब वह कारवा बनने लगा है। संस्था, समाज और सरकार की साझा कोशिशों से खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी 200 किस्मों की धान को पुनर्जीवित किया जा चुका है। जलवायु के अनुकूल धान की इन फसलों से न सिर्फ अच्छा उत्पादन लिया जा रहा है, बल्कि इससे खान पान में पौष्टिक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। देसी बीजों के कारण लजीज स्वाद और बेमिसाल सुगंध के तो क्या कहने। खेतों से लेकर रसोई तक इनकी खुशबू सच में दीवाना बना देती है। यही नहीं, देसी गेहूं और साग भाजियों के कारण इलाके में तंदुरुस्त शरीर होने के साथ साथ फसलों का उत्पादन बढ़ने लगा है। हैरानी की बात तो यह है कि लोगों का मेडिकल बिल यानी बीमारियों पर खर्च सिमटता जा रहा है। देसी बीजों से जैविक खेती की तरफ बघेलखंड के सतना जिले में अप्रत्याशित काम हो रहे हैं। पारंपरिक खेती को बचाया जा रहा है। हाइब्रिड बीजों और जहरीले केमिकल के इस दौर में इन गांवों में देसी बीजों और जैविक खेती ने एक नई क्रांति का आगाज कर दिया है। आइए आपको लेकर चलते हैं उस पहाड़ पर जहां 84 गांव बसते हैं। इन गांवों में देसी बीज और जैविक खेती के प्रति बढ़ते रुझान को देख आप हैरान रह जाएंगे। एक संस्था की छोटी सी शुरुआत, कुछ सरकारी मदद और स्थानीय समाज के सहयोग से इलाके के कई गांवों में खेती की तस्वीर ही बदल गई। देसी बीजों के धान और जैविक खेती से कई किसान खुद को सेहतमंद बनाने के लिए अतीत की तरफ लौट रहे हैं। उदयराज की तरह परसमनिया पहाड़ के 30 से ज्यादा गांवों में लोग इसी तरह पुराने दौर की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। बघेलखंड के इन गांवों में देसी बीज और जैविक खेती को बचाने की शुरुआत बाबूलाल दाहिया की संस्था सर्जना सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मंच ने की। बाबूलाल दाहिया की उम्र करीब 76 साल है। पेशे से पोस्ट मास्टर रहे दाहिया की लोक साहित्य में गहरी रुचि है। वे राज्य जैव विविधता बोर्ड से जुड़े हैं। तत्कालीन बोर्ड सचिव BM राठौर ने खेती से संबंधित लोक साहित्य जैसे लोकोक्तियां, मुहावरे और कहावतों के संकलन व लेखन के प्रति उन्हें प्रेरित किया। दाहिया गांव-गांव जाकर लोक साहित्य सहेजने लगे। ज्यादातर लोक साहित्य में खेती, किसानी और बीजों की ही बातों का बखान होता था। सन 2007 में दाहिया ने साहित्य संकलन के साथ बीजों के संकलन की भी नई शुरुआत कर दी। जब एक गांव से दूसरे गांव हम जाते थे 2 किलोमीटर का पगडंडी के रास्ते, तो हमको तरह तरह की रंग बिरंगी धानें मिलती थी जो बाद में ख़त्म हो गई। तो हमने सोचा कि धान का बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम जहाँ भी जाते रीवा, सतना, शहडोल, सीधी के दूरांचलों में, तो लोगों से पूछ लेते कि क्या आपके पास परंपरागत देसी धान भी है। अगर वो कुछ बताते देते तो ले आते और हम उनको अपने छोटे छोटे भूखंडों में उगाने लगे। कुछ ही सालों में दाहिया ने लुप्त होने की कगार पर आ चुकी देसी धान की 200 दुर्लभ किस्मों को संग्रहित कर लिया। इसके अलावा
गेहूं की 15 किस्में और चने की 5 किस्मों के साथ सांवा, ज्वार, कोदो, कुटकी की किस्में भी सहेज ली। इसके बाद सिलसिला शुरू हो गया बीजों की रिश्तेदारी, यानी गांव-गांव देसी बीजों के आदान प्रदान और उनकी खेती का। खुद दाहिया ने अपने 2 एकड़ के खेत में 200 किस्मों का धान उगा रखा है। इस खेत में विविध प्रकार के रंग बिरंगे धान की बालियां हवा में झूम रही है। वे निशुल्क बीज बांटते हैं और बदले में सवाया बीज वापस लेते हैं। जिनको बीज की ज़रूरत होती है, लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास पहले अमुक धान थी, अब नहीं है, तो आते हैं हमसे मिलने, तो हम उनको निःशुल्क बीज देते हैं। दुर्लभ प्रजाति के धान, भुरसी धान, कदम फूल, सरैया धान, लखुआ, रानी काजल, बादल फूल, सेंकूर सार धान, बिरंच, शुक्ला फूल, अंगेटी लचाई, भूरा करगा, करगा, कलावती। मध्य प्रदेश सरकार के जैव विविधता बोर्ड ने बाबूलाल दाहिया और उनकी संस्था सर्जना की इस बेमिसाल कोशिशों को सहेजने के लिए सतना जिले के पिथौराबाद में ही सामुदायिक बीज बैंक तैयार किया। बीजों से नमी को सोखने के लिए कुछ मशीनें भी लगाई गई ताकि उन्हें ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने इसके लिए हमको अनुदान दे दिया, तो वो बीज बैंक हमारा बन गया। अब इनमें डिब्बों में रखी रहती सब धानें। मान लीजिए कोई धान खेत में नहीं होती, किसी साल कोई दैवीय प्रकोप हो गया, वो नष्ट हो गई, तो इन डिब्बों में रखी है। 4 साल तक ये इनका जर्मिनेशन खराब नहीं होता, क्योंकि इनमें हम ऐसी गोलियां रख देते हैं जो नमी को सोख लेती हैं। तो 4 साल जर्मिनेशन रहा आता, चौथे साल हम फिर बदल देते हैं। दाहिया किसानों को अपने खेत पर बुलाकर इन बीजों के फायदे गिनाते हैं। अब तो दूर दूर से किसान उनके गांव आते हैं और उनसे बीज ले जाते हैं। दाहिया को बीजों के संरक्षण के इस काम के लिए भारत सरकार ने साल 2019 में पद्मश्री से नवाजा है। दाहिया ने बीजों की इन प्रजातियों का एक कैटलॉग तैयार किया है। संग्रहित किस्मों में धान की कई किस्में बेहद सुगंधित है। बाबूलाल दाहिया का कहना है कि देसी बीजों के इस्तेमाल से जलवायु और इलाके की मिट्टी के अनुकूल उत्पादन होता है। इसके साथ ही इनमें पौष्टिक तत्व भी पर्याप्त होते हैं। हल्की और कम भराव वाली जमीन में 70 से 75 दिनों में पकने वाली सरिया, सिकियास, शामजीर, हिडूला, मध्यम समय यानी 100 से 120 दिनों में पकने वाली नेवारी, झोलार, करगी, मुनगर और सेंकरगार है। इसके अलावा 120 से 130 दिनों में पकने वाली बादल फूल, केराखंब, विष्णु भोग शामिल है। दाहिया गांव-गांव देसी बीजों और जैविक खेती के फायदे गिनाने के लिए ग्रामीणों की नुक्कड़ बैठकें लेते हैं। उनसे प्रेरित होकर कई लोगों ने देसी बीजों की जैविक खेती शुरू कर दी। इससे शुरुआती सालों में उत्पादन थोड़ा कम आता है। धीरे धीरे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती जाती है, जिससे लागत घटने के साथ उत्पादन बढ़ता है। अहम बात यह है कि इस तरह के अनाज से घातक बीमारियां नहीं होती। कई परिवारों ने इन बीजों और जैविक खेती को अपनाकर बीमारियों का मेडिकल खर्च कम कर लिया है। पिथौराबाद के ही बलिराम सिंह ने 20 किलो धनश्री धान का बीज लिया था। फसल आने पर 25 किलो बीज लौटा दिया। इससे बीज बाजार से खरीदना नहीं पड़ता है। पहले 20 रुपए किलो बेचते थे, अब 50 रुपए किलो बेच रहे हैं। इसमें सुगंध के साथ पौष्टिक तत्व भी है। बलिराम सिंह के परिवार में सालाना 80% मेडिकल बिल कम हो गया है।
हमारा जो खर्चा आता था मेडिकल को लेकर के, दवाई को लेकर के, हमारा 80% हमको मतलब सुविधा मिली है। अब हमारे घर में कोई बीमार नहीं होता। पर समनिया पहाड़ पर बसे 84 गांवों में गौंड, कोल और भूमिया आदिवासी रहते हैं। गौंड आदिवासियों की कई उपजातियां हैं। 15वीं से 18वीं सदी तक मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गौंड राजाओं का राज था। गौंड जनजाति की बड़ी आबादी है। यहां रहने वाले अधिकांश कोल, भूमिहीन और अति निर्धन हैं। ये लोग या तो किसानों के खेतों में मजदूरी करते हैं या फिर रोजगार की तलाश में पलायन कर जाते हैं। कोलों के गांव पहाड़ किनारे हैं। जीवन यापन के लिए ये लोग मूड गड्ढा यानी जलाऊ लकड़ी बेचते हैं। पहाड़ पर रहने वाले भूमिया आदिवासी जड़ी बूटियों के अच्छे जानकार होते हैं। संस्था सर्जना ने परसमनिया पहाड़ पर बसे 84 में से 30 गांवों में देसी बीजों की पारंपरिक खेती को बढ़ावा दिया है। यहां वर्षा आधारित खेती ही होती है। पहाड़ पर पौष्टिक अनाज जैसे कोदो, कुटकी, सांवा, काकुन, मक्का, ज्वार और बाजरा होता है। यहां मेलमा यानी मिश्रित खेती होती है। यहां बरसों से देसी बीजों को बचाने और अगली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाने की परंपरा है। परसमनिया पहाड़ पर डबरा और अमदरी गांव में संस्था सर्जना ने महिलाओं के स्व सहायता समूह बनाकर बीज बैंक तैयार किए हैं। घर के पुरुष खाने कमाने के लिए पलायन कर जाते हैं, इसीलिए खेती की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई। बीज बैंकों से सूखे और प्रतिकूल मौसम में आसपास के 30 गांवों के किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं। किसानों से सवाया बीज लेकर बीज बैंक में जमा कर दिया जाता है। यही नहीं, देसी अनाज की फसल पहले औने पौने दाम में बिचौलिए ले जाते थे, लेकिन अब खुद संस्था सर्जना की तरफ से बाबूलाल दाहिया अच्छे दाम में अनाज खरीदते हैं, जिससे स्वयं सहायता समूहों को आमदनी भी मिलने लगी है। बीज बैंक से बीज देते हैं, मतलब जो कोई लेता है तो उसको देते हैं और उससे वापस कर लेते हैं। साल भर में बीज नया आ जाता है, यह कर रहे हैं। उससे अब फायदा यही है सर कि जौन 2-4 रुपया 500-600 मिलना है तो मिल जाता है अधिक पैसा, और उसमें से हमारा नून रोटी भी चलता है, उसी में से हम बेच लेते हैं। इलाके में बड़ी समस्या ये है कि देसी और जैविक धान की खेती तो की जा रही है, लेकिन उसका बाजार अच्छा नहीं है। रासायनिक खाद वाला हाइब्रिड और देसी अनाज बराबरी के भाव बल्कि और देसी कम दाम में बिकता है। लागत भले ही कम लगे, लेकिन उत्पादन हाइब्रिड और रासायनिक खाद से पकने वाली फसल के बराबर नहीं होता। सब सरकार से ये चाहते हैं कि इसकी मार्केटिंग अच्छी हो, दाम अच्छे मिले और मार्केट में माल अच्छा बिके। यहाँ के लोग जलवायु, मौसम के अनुकूल फसल चक्र व बीजों की विविधता के मुताबिक खेती की संस्कृति को आगे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जंगली सुअरों की वजह से खेती अब चैलेंज होती जा रही है। किसानों को मशाले जलाकर रात रात भर अपनी फसलों की पहरेदारी करनी पड़ती है। किसानों की मांग है कि सरकार जंगलों और ग्रामीण इलाकों के बीच जाली लगा दे, ताकि सुअरों से फसलों की हिफाजत हो सके। पर तो घट नहीं सके साहब, लेकिन शासन यदि जाली वाली बाउंड्री करा दे तो उससे बचत है। एक तरफ दाहिया इलाके में देसी बीजों का प्रचार प्रसार कर खेती को सुधारने और पारंपरिक अनाज को बचाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इलाके के ही कई किसान आज भी यही मानते हैं कि देसी बीज और गोबर के खाद से उत्पादन इतना अच्छा नहीं होता कि खेती से मुनाफा निकाल लिया जाए।
इसीलिए मजबूरी में किसान हाइब्रिड और रासायनिक खेती को छोड़ नहीं पा रहे। जैविक खेती से माने वो होता था तो इतनी पैदावार नहीं हो पा रही थी, और रासायनिक से तो माने पैदावार माने वो है। पिथौराबाद सतना जिले के उचेहरा ब्लॉक का छोटा सा गांव है। इस गांव के आसपास देसी बीजों की खेती का रकबा बढ़ रहा है। खुद कृषि विभाग के अधिकारी भी संस्था सर्जना के बाबूलाल दाहिया की मदद से गांवों में खेती सुधार के कार्यक्रम चला रहे हैं। देसी बीजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग से कोई योजना तो नहीं है, लेकिन सरकारी विभाग दाहिया जी के साथ मिलकर देसी बीजों की खेती को और भी आगे ले जाने की कोशिश में जुटा है। और उनके द्वारा जो भी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं सर्जना संस्था की, मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से हम लोग भी लगातार जो है उनमें भाग लेते हैं। कन्वर्जेंस के तहत जो भी सहयोग होता है प्रदान करते हैं। अपने कार्यक्रमों में भी बराबर जो हमारे विभाग के जो भी कार्यक्रम उनमें भी दाहिया जी की जो है सहभागिता जो है निरंतर रहती है। किसानों को कर्ज और आर्थिक संकट से बचाने के लिए देसी बीजों का यह प्रयोग बेहद कारगर साबित हो सकता है। देसी बीजों से लगभग बिना लागत वाली खेती मुमकिन है। संस्था सर्जना और सरकार के ये छोटे छोटे प्रयास इलाके के किसानों के लिए समृद्धि का बड़ा जरिया साबित हो सकते हैं।